और भी तो बहुत सारा चीज़ पढ़ना है ना। एक तो 1.5 घंटा का समय है, एक क्लास तो 1.5 घंटा का है ना, 2 क्लास का 3 घंटा बनाए हुआ है। तो लौकिकवाद का उद्देश्य हो गया था ना। कुछ इसमें केस लिखवा दे रहे उद्देश्य में। ठीक है, इसमें वाद है हाँ, उद्देश्य में ही जो उद्देश्य लिखा है ना उसमें कुछ केसेस लिख लो तो उससे सपोर्ट मिल जाएगा। पहला है हिमाचल प्रदेश वर्सेस प्लेनेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस प्लेनेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज, स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज। ठीक है, प्लेनेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मेडिकल कॉलेज। इसमें एक पॉइंट मुखा लिखो, इस वाद में, इसमें लिखना खाली एक लाइन में, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने लौकिक वाद का उद्देश्य, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने लौकिकवाद का उद्देश्य का वर्णन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लौकिकवाद का उद्देश्य का वर्णन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कमज़ोर लोगों के लिए न्याय का रास्ता, कमज़ोर लोगों के लिए न्याय का रास्ता आसान बनाना है। कमज़ोर लोगों के लिए न्याय का रास्ता आसान बनाना है तथा समाज के विशेष अधिकारों से वंचित व्यक्तियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। विशेष अधिकारों से वंचित व्यक्तियों को संरक्षित करने का कार्य करता है। दूसरा केस है जनता दल वर्सेस
H चौधरीवाद, H चौधरीवाद, H चौधरीवाद, इसमें लिख लो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का उद्देश्य विधि या संविधान के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना बताया है। एक और मामला लिख लो, तीसरा, गौरव जैन वर्सेस भारत संघ। गौरव जैन वर्सेस भारत संघ। उसमें लिखो, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमजोर पीड़ित लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा कर उन्हें न्याय प्रदान किया जा सके। संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान कर उन्हें न्याय प्रदान किया जा सके। हाँ, सुरक्षा कर उन्हें न्याय प्रदान किया जा सके। उन्हें न्याय प्रदान किया जा सके। ठीक है, मतलब बोला गया कि जो है विधि को क्या है कि सामाजिक और आर्थिक आवश्यकता के अनुरूप जो है क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। कोई भी विधि अगर है तो वो विधि क्या होगा, एब्सोल्यूट थोड़े होता है। कोई भी चीज़ जो है एब्सोल्यूट होता है, नहीं होता है। मान लीजिए कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा थोड़ा कि एब्सोल्यूट है हम सबसे अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमसे भी अच्छा पढ़ाने वाला कोई होगा, आगे हो सकता है उससे भी अच्छा पढ़ाने के लिए कोई आएगा। तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अभी जो चीज़ प्रासंगिक है तो वो चल रहा है, लेकिन आगे हो सकता है कि जो है कोई और प्रासंगिक हो जाएगा। तो विधि भी वही है कि विधि में जो विधि बनाया जाता है उस विधि में जो है ऐसा नहीं कि वो एब्सोल्यूट होता है। उस समय के लिए एब्सोल्यूट है, उस समय के लिए है एब्सोल्यूट, लेकिन हो सकता है अगले 20 साल 25 साल 50 साल के बाद जो है वो एब्सोल्यूट ना रहे। मतलब क्योंकि समाज में परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है ना। तो जब परिवर्तन होगा तो फिर जो है वो जो चीज़ है उसमें भी परिवर्तन होगा, विधि में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो वो एब्सोल्यूट नहीं रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो है, जैसे हम लोग देखते हैं 2 थ्योरी चलता है भारत में, एक चलता है अंबेडकर का थ्योरी और एक चलता है नेहरू का थ्योरी, है ना। अंबेडकर जो है किस तरीके की बात करते थे, वो बोलते थे कि पहले व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, पहले व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार देंगे, ठीक है,
उसके बाद उसको आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए। मतलब राजनीतिक रूप से जो है उसकी भागीदारी मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, सशक्त हो जाएगा। तो शुरू से ही राजनीतिक भागीदारी की बात करते रहे। अम्बेडकर का क्या थ्योरी था कि राजनीतिक भागीदारी, इसलिए देखिएगा कि दलितों को जो है वो रिजर्वेशन के लिए जो है प्रयास करते रहे, या उनकी भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है प्रयास करते रहे। तो उनका थ्योरी था पहले राजनीतिक भागीदारी, उसके बाद आर्थिक भागीदारी। ठीक है, नेहरू का जस्ट उल्टा था। वो चाहते थे कि पहले आर्थिक भागीदारी फिर राजनीतिक भागीदारी। बोले कि आर्थिक रूप से अगर आप संपन्न होंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि राजनीतिक रूप से आपकी भागीदारी बढ़ जाएगा। जैसे अभी एग्जाम्पल देखें कि भले जो है आप किसी भी जाति को, उनका मानना था कि देखो राजनीतिक भागीदारी से जाति नहीं खत्म होगा, जाति किससे खत्म होगा, आर्थिक भागीदारी से। जैसे आर्थिक रूप से जो है वो डेवलप होगा, एम्पावर होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि राजनीतिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगा और सामाजिक रूप से क्या होगा, वो ऊपर भी आ जाएगा। ये नेहरू कॉन्सेप्ट था, ये समाजवादी सोच था। इसको बोलते हैं समाज को इक्वल बनाने के लिए जो है आप आर्थिक रूप से संपन्न बना दो। तो आज के डेट में प्रासंगिक भी है। आज के डेट में हम अडानी के बारे में जानते हैं कि कौन सा जाति का है, नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से क्या हो गया, वो सशक्त हो गया। आर्थिक रूप से सशक्त हो गए तो जाति मामला ख़त्म हो गया। और पार्टिसिपेशन जो है राजनीतिक रूप से भी उसका है, पार्टिसिपेशन है, राजनीतिक रूप से भी उसका भागीदारी बढ़ सकता है, कल को डेट में खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में जीत भी सकता है ना। तो कहने का मतलब है अगर जो भी व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होने लगेगा आज के डेट में, उसका जो है समाज में अपने आप प्रतिष्ठा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। भले वो किसी भी जाति को हो, किसी भी जाति को हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो है अगर हम पहले सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा देते हैं तो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं करेंगे। आज के डेट में जनरल कास्ट के बहुत सारे लोग हैं जो एक समय में उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव था। जमींदार टाइप के लोग होते थे या राजपूत होते थे या ब्राह्मण होते थे, उनका अपना जो है प्रभाव होता था समाज में। क्यों? क्योंकि अगर वो ऊंची जात के आधार पर, समाज में कास्ट के आधार पर जो है क्या होता था, प्रभाव बनता था। लेकिन आज के डेट में अगर मान लीजिए कि जनरल कास्ट के लोग हैं और उनके पास आर्थिक एम्पावरमेंट नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं, तो समाज में क्या प्रतिष्ठा उसी तरह का है? नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से जो क्या है, कमज़ोर है। वहीं अगर गाँव में जो है अगर कोई छोटा जात का व्यक्ति है, आर्थिक रूप से संपन्न हो गया है, तो लोग उसको पूछ रहा है। अगर कोई मान लीजिए कि जो है वीडियो बन गया है तो उसको पूछ रहा है, कोई IAS बन गया है उसके पीछे दौड़ रहा है। क्यों? ये थोड़े बोल रहे हैं कि भाई वो किस जात का है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसका आर्थिक पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो नेहरू का कॉन्सेप्ट था कि लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न कर दो, ऑटोमेटिक समाज में क्या होगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। और अम्बेडकर जी का था कि जो लोगों को जो है प्रोटेक्ट कर दीजिए, राजनीतिक रूप से अधिकार दे दीजिए, ऑटोमेटिक समाज में क्या होगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने लिए जो है कानून विधि का, तो दोनों अपने अपने जगह सही थे। ऐसा नहीं कि कोई एक ये था, दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग था। तो हमारे संविधान क्या किया, राजनीतिक रूप से भी जो है अधिकार दिया और आर्थिक रूप से भी अधिकार देने का प्रयास किया। आर्थिक रूप से भी राज्य क्या करता है, संपन्न करने का प्रयास करता है या हर किसी को मौका देता है। ठीक है, तो संविधान का उद्देश्य क्या है, इसलिए सामाजिक और आर्थिक दोनों जो है न्याय करना है। समझ में, समाज में और सामाजिक और आर्थिक जो है दोनों क्या बोलते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तीनों तरीके के न्याय प्रदान करने का हम लोग बात करते हैं। राज्य जो है राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करता है ना, और साथ में जो आर्थिक भागीदारी भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय देता है, आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए कई प्रयास करता है, लोगों को ऊपर उठाने के लिए। क्लियर? तो हम लोग देखें तो जो है न्यायपालिका भी जो है यही बात बोलती रहती है कि जो जनहित याचिका क्या है, ये एक तरीके से जो है क्या है कि एक तरीके से इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया। हम लोग देखिए कि विकास तो इसका हो गया, लेकिन इसको लाने का उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया। नहीं लाते तो क्या हो जाता, अगर जनहित याचिका अगर PIL नहीं आता कॉन्सेप्ट तो क्या होता। तो बोला कि देखो इसको लाने का उद्देश्य क्या है, अलग अलग केसेस में इसका उद्देश्य बताई है। तो भाई देखो, अगर हमको जो है विधिक शासन लागू करना है, मतलब जो है खासकर विधिक शासन में क्या है, विधियों का समान संरक्षण अगर करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो आपको PIL लाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों को विधियों के माध्यम से प्रोटेक्ट ही नहीं किया जा रहा है। समझ में,
बहुत लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। सरकार कानून बनाएगी तब ना प्रोटेक्शन होगा, लेकिन न्यायपालिका कई कानून बनाकर प्रोटेक्शन की है, कई बार जो है उसके लिए जो है विशेष प्रोविज़न की है, जो क्या है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। समझ में? तो विधि के शासन को लागू करना हो, या कमज़ोर वर्ग है जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, या वंचित वर्ग है या शोषित वर्ग है, उसको न्याय प्रदान सुलभ हो, आसानी से न्याय मिले, इसके लिए पीआईएल सहायक है। संविधान के जो विधि है या जो प्रावधान है उसको लागू करने के लिए पीआईएल आवश्यक है। और पीआईएल क्यों आवश्यक है? क्योंकि संविधान के मूल्यों की स्थापना हो सके। पीआईएल के माध्यम से क्या होता है कि न्यायपालिका ने कई बार कार्यपालिका और विधायिका दोनों को जो है उत्तरदायित्व निभाने के लिए मजबूर कर दिया है कई बार। और कई बार जो है कभी कभी कार्यपालिका और विधायिका कार्य नहीं करती है तो भी जो है न्यायपालिका क्या करता है कि जो है उस कार्य को अपने हैंड में ले लेता है। जैसे मान लीजिए कि काला धन का मुद्दा था, तो काला धन पर सरकार को बोला गया कि भाई आप काला धन लाने के लिए प्रयास कीजिए, है ना, कोई कमेटी का बनाइए और वो चेक करेगा कि भारत से बाहर कितना काला धन है या विदेशों में काला धन कितना है। लेकिन सरकार जो है नानुकुर कर रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जो है कि एसआईटी बना दिया, है ना, एक टास्क फोर्स बना दिया जो इंक्वायरी करेगा कि विदेशों में जो है काला धन कितना है या कितना जो है काला धन जो है विदेशों में जमा किया गया है, इंक्वायरी करेगी। तो कभी कभी न्यायपालिका खुद अपने हैंड में जो है क्या करती है, मामले को ले लेती है। तो ये क्या है, पीआईएल के माध्यम से जो है सरकार को उत्तरदायित्व बनाने का एक साधन भी है। एक उद्देश्य ये भी है कि जो है जो संवैधानिक मूल्य है उसको बना कर रखा जाए। क्लियर? तो ये इसका उद्देश्य है। अब इसका दो पार्ट और हैं, एक तो महत्व और दूसरा आलोचना, है ना। तो लिखिए लौकिकवाद का महत्व, लौकिकवाद का महत्व, उसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा आपका। महत्व, पहला पॉइंट लिखिए, लोकहित याचिका, लोकहित याचिका सामाजिक परिवर्तन, लोकहित याचिका सामाजिक परिवर्तन इसमें कोई इंग्लिश मीडियम करे ना जी, हैं आप? अच्छा, तो वो प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना। और कोई नहीं ना है? तब कैसा होगा? अच्छा, देखते हैं, कोई उपाय करते हैं, देखते हैं। देखिए, लोकहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने तथा कानून एवं न्याय के बीच संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
दूसरा पॉइंट लिखिए, लौकिकवाद का महत्व गरीबों और लौकिकवाद का महत्व गरीबों और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए न्याय एवं सुलभ न्याय एवं सुलभ न्याय एवं सुलभ न्याय संगत बनाना है, सुलभ न्याय संगत बनाना है। नेक्स्ट, यह सभी के लिए न्याय का लोकतांत्रिकरण डेमोक्रेटिक ऐसा बोलते हैं ना, डेमोक्रेटिक ऑफ जस्टिस, है ना, न्याय का लोकतांत्रिकरण करता है। नेक्स्ट, यह राज्य के संस्थाओं जैसे जेलों, आश्रय स्थल समझते हैं ना, जहाँ पे जो है लोग रहते हैं, आश्रय वाला, जिससे बूढ़े लोगों के लिए जो है ओल्ड एज होम बनाया जाता है, या मान लीजिए कि कहीं पे जो है विकलांग हैं उनके लिए जो है हाउस बनाया जाता है, या रैन बसेरा वगैरह क्या है वो सब भी है, वंचित लोग जिनके पास घर नहीं है तो उनके लिए रैन बसेरा बना दिया जाता है कि दिन भर अपना काम की, रात में जो है रैन बसेरा में अपना सो गए, है ना। तो वो भी आश्रय स्थल, जो भी आश्रय स्थल हो या अन्य संस्थानों आदि की न्यायिक निगरानी में मदद करता है, आदि की न्यायिक निगरानी में मदद करता है। नेक्स्ट, इसमें कार्यपालिका और विधायिका के लोगों के प्रति विधायिका को लिखिएगा, लोगों के प्रति उनके संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन के लिए जिम्मेदार ठहराकर विधि के शासन
स्थापित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका ने, नेक्स्ट पॉइंट, न्यायपालिका ने लोकहित के माध्यम से, या लोकहित याचिका लिखिएगा, लोकहित याचिका के माध्यम से मूल अधिकारों को विस्तारित किया है और कई अनुमानित अधिकारों को जन्म दिया है। नेक्स्ट, न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविटीज़, न्यायिक सक्रियतावाद की अवधारणा को लागू करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। देखो, मेन जो अभी आज के डेट में जो है, जो PIL है, इसका सबसे ज़्यादा जो है बोला जाता है कि इसका जो है दुरुपयोग जो है कहाँ पे होता है। अभी जो है PIL का तो खाली पॉजिटिव चीज़ है ना। अभी हम लोग PIL का देखें कि PIL का महत्व क्या हो सकता है। PIL का महत्व जो है कार्यपालिका और विधायिका को जो है उत्तरदायी ठहराने में किया जा सकता है। जब कार्यपालिका या विधायिका काम नहीं करे, जब काम नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो है उसको संवैधानिक मूल्यों या विधि के शासन को स्थापित करने का प्रयास करता है। मेन जो सुप्रीम कोर्ट का जो दायित्व है, लायबिलिटीज़ है, वो क्या है, रूल ऑफ लॉ। उसका एक ही काम है कि रूल ऑफ लॉ जो है लागू रहे, विधि के शासन के अनुसार जो है पूरा का पूरा जो है जो ढांचा है, जो तंत्र है, वो चलता रहे। यही उसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के लिए वो क्या करता है, किसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जो है कई बार निर्देश भी देता है, आदेश भी देता है, और कभी कभी आदेश और निर्देश देने के बाद भी काम नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है खुद ही वो काम कर देता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर ले लो कि मान लीजिए कि लोगों को जो है PIL के माध्यम से जो है, PIL के माध्यम से गया केस गया कि जो है सिंपल सी बात है कि चूँकि आज के डेट में जो है विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ चल रही है, विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ चल रही है, ट्रक भी चल रहा है, कार भी चल रहा है, बाइक्स वगैरह सब कुछ चल रहा है। और इन गाड़ियों के चलने से क्या होता है, पर्यावरण में जो है हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती है ना। खासकर जो है कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये जो है खतरनाक होता है। अब इसके कारण और भी बहुत सारे प्रदूषण के कारण है, वायु प्रदूषण का। अब इसके कारण क्या होता है कि लोगों को जो है खराब जो है वायु गुणवत्ता मिलता है ऑक्सीजन के लिए। परिणाम क्या होता है, जो बीमार लोग हैं, जिनको अस्थमा है, वैसे लोगों के लिए जो है हानिकारक जो है हवा मिलता है, जिसके कारण उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और वायु का जो प्रदूषण का मात्रा है वो बहुत हाई लेवल हो जाता है, जब लोगों को जो है सांस लेने में परेशानी हो जाता है, सांस नहीं ले पाते हैं,
ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल पाते और बहुत लोगों को बीमारी भी हो जाता है, बहुत लोग मर भी जाते हैं, डेथ भी हो जाता है। तो एक तरह से क्या है, ये पर्यावरण का मामला है। और स्वच्छ पर्यावरण जो है एक व्यक्ति का जो है क्या है, एक व्यक्ति का जो है नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय है। मतलब कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है इस पर्यावरण में तो उसको जो है अधिकार है कि वो स्वच्छ जो है पर्यावरण उसको मिले, समझ में, स्वच्छ हवा मिले, स्वच्छ जल मिले, समझ में। तो स्वच्छ हवा कैसे मिलेगा जब इतना प्रदूषण हो जा रहा? तो व्यक्ति PIL के माध्यम से जा सकता है कि भाई देखिए, जो दीपावली के समय में पटाखा चलता है उसके कारण जो है वायु प्रदूषण हो जाता है, जिसके कारण अगले 2-4 दिन 15 दिन जो है लोग सांस नहीं ले पाते, बहुत लोगों को बीमारी हो जा रहा है और स्वच्छ पर्यावरण उनको मिल नहीं पा रहा है। या जो डीजल गाड़ियां हैं, इतना सारा डीजल गाड़ियां बसेस चल रहा है जिसका प्रदूषण जो होता है, जिसके कारण जो है इतना हाई प्रदूषण हो जा रहा है, जिसके कारण क्या लोग सही ढंग से उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और लोगों को जो है तकलीफ हो रहा है। तो लोगों के जो पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है वो तो मिल ही नहीं रहा है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मिल नहीं रहा है और सरकार जो है इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तो PIL जब गया तो सरकार जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सिंपल सी बात है, लोगों के अधिकारों को तो बचाने का काम करेगी क्योंकि फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 21 के तहत। तो सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल जो 21 है इसके तहत जो है लोगों को जो है स्वच्छ पर्यावरण का जो है अधिकार है और इस स्वच्छ पर्यावरण में जो है स्वच्छ जो है हवा का भी जो है, एयर का भी जो है अधिकार है। इसलिए स्वच्छ एयर जो है लोगों को मिलना चाहिए और ये स्वच्छ एयर मिले इसके लिए जो है सरकार को प्रयास करना चाहिए, जिससे जो है वो कदम उठाए कि जो है लोगों को स्वच्छ ऑक्सीजन मिले। सरकार को जो है दिया गया, कई बार जो है कार्य दिया गया, लेकिन सरकार जो है कदम कैसे उठाए? कदम उठाने के लिए उसको बहुत सारा कार्रवाई करना पड़ेगा, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं की। तो एक तरह से क्या है, सरकार को इस मामले में जिम्मेवार नहीं है, नहीं देख रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको दिखा रहा है कि भाई आप अपना जिम्मेवारी समझिए कि लोगों को जो है स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा है, प्रदूषण युक्त जो है हवा मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में आपका कर्तव्य है, दायित्व है कि आप लोगों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए वो कदम उठाइए जिससे जो है प्रदूषण हो रहा था, समझ में। तो क्या होता है, तब जो है तब सरकार जो है कदम उठाए या नहीं उठाए। सरकार जो है बोली ठीक है, मैं कदम उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कमेटी बैठा दिए, टाल मटोल करते रहती है ना सरकार, कमेटी बैठा दी, रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो बार बार करने के बाद भी जो है सरकार जो है उस तरीके का जो है प्रयास नहीं की। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है खुद ही प्रयास की और जो भी दिल्ली वगैरह में जो डीजल गाड़ियाँ थी, डीजल गाड़ियाँ, चूँकि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा जो है जो सोर्स था वो था डीजल बसेस और डीजल गाड़ियाँ, ठीक है। डीजल गाड़ियों पे क्या हुआ, डीजल जो भी बसेस चल रहा था दिल्ली में सब पे बैन लगा दिया गया और बोला कि जो है, तो बोला कि फिर कैसे चलेगा, तो बोला कि इसके लिए जो है आप CNG लेके आइए, CNG बसेस लेके आइए और CNG बसेस चलाइए, जिससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खुद आगे बढ़ के काम कर दिया। उसी तरह जो है आज के डेट में पटाखों पे बैन, दीपावली के समय में खूब पटाखा छूटता, रात भर छूटता था, लेकिन जो है इसी के लिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए जो है पटाखों पर बैन कर दिया गया कि आप नहीं छोड़ सकते। दीपावली के दिन में भी जब गया तो 2 घंटा का दिया गया समय कि 2 घंटा में ही आप पटाखे छोड़ेंगे, लेकिन वो भी कौन पटाखे छोड़ेंगे, ग्रीन, वो भी जो है आप अमोनिया सल्फेट वाला नहीं, ग्रीन जो है आप जो है पटाखे छोड़ेंगे जिसमें कम धुआं होता है, वो पटाखा छोड़ना और जो है 2 घंटा जो है इसका टाइम लिमिटेशन कर दिया गया। ये क्या था, ये क्या है, PIL जो है क्या किया, उत्प्रेरक का काम करता है सुप्रीम कोर्ट को विभिन्न विषयों पर जो है उसको जो है निगरानी करने में, विभिन्न कार्यों को जो है करवाने में, या जो क्या बोलते हैं एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव है उसको जो है कार्य कदम उठाने के लिए, समझ में। तो PIL जो है एक तरह से क्या करता है कि सरकार को कंट्रोल भी करता है, सरकार को कार्य करने के लिए बाध्य भी बताता है और संविधान के अनुसार जो है उसका जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन की भी बात करता है। क्लियर।
तो इसके माध्यम से क्या होता है, पीआईएल के माध्यम से कभी कभी क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट जब डीजल गाड़ी पे बैन लगाई तो ये क्या हो गया, ये हो गया न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता का एक माध्यम हो गया, या और न्यायिक समीक्षा का भी एक माध्यम हो जाता है ना। जुडिशियल एक्टिविटीज में और जुडिशियल रिव्यू, इन दोनों का एक माध्यम जो है पीआईएल भी है, समझ में, एक माध्यम पीआईएल भी है। पीआईएल के माध्यम से ये जो है समीक्षा जो है हो जाता है, और जो है ये क्या होता है, समीक्षा के साथ साथ सक्रिय भी हो जाती है। क्लियर? ठीक है। अब इसमें कुछ नियम भी बनाया गया है, पीआईएल के लिए कुछ नियम बनाया गया, रूल बनाया गया है न्यायाधीशों के लिए। एक्चुअली क्या है कि जो है, ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो है जब पीआईएल का कॉन्सेप्ट आया तो मालूम चला कि हर व्यक्ति पीआईएल लेके पहुंच गया, ये मामला है, ये मामला है, ये मामला है, एकदम बाढ़ सा आ गया पीआईएल का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। बोलते ना बाढ़, मतलब इतना मामला आ गया कि दूसरा केसेस क्या हुआ, इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया, इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने पीआईएल डालना स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए कुछ जो है नियम बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो पीआईएल जो है किस कैटेगरी में रहेगा, कैसे पीआईएल को डाल सकता है, और उसके लिए जिम्मेवारी भी तय किया गया, समझ में। तो वो आपका जो है पीआईएल डालने का जो है एक नियम लिख लीजिए। लोकहित के प्रयोग के, हेडिंग लिखो, लोकहित याचिका के प्रयोग के, लोकहित याचिका के प्रयोग के विनियमन के लिए, विनियमन मतलब होता है रेगुलेट करने के लिए, विनियमन के लिए नियम, विनियमन के लिए नियम, विनियमन के लिए नियम, उसमें नीचे से लिखो, लोकहित याचिका की संकल्पना, लोकहित याचिका की संकल्पना न्यायपालिका द्वारा विकसित की गई है, न्यायपालिका द्वारा विकसित की गई है, और यह पूर्णता न्यायाधीशों द्वारा निर्मित, और यह पूर्णता न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून है। कानून है या विधि है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपने, हाँ उसी में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों के द्वारा लोकहितवाद के प्रयोग के लिए, लोकहितवाद के प्रयोग के लिए, लोकहितवाद के प्रयोग के लिए नियम एवं सिद्धांत विकसित किए हैं।
जो निम्नलिखित है विकसित किए हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखिए, न्यायालय को निर्देशित एक पोस्ट कार्ड न्यायालय को निर्देशित एक पोस्ट कार्ड भी लोगों के हित के तहत जनहित याचिका मानी जा सकती है। लोगों के हित के तहत जनहित याचिका मानी जा सकती है। जनहित याचिका, लोकहित याचिका दोनों एक ही है ना, कंफ्यूज नहीं करना। मानी जा सकती है। दूसरा पॉइंट, लोकहितवाद के अंतर्गत प्रभावित व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति या संगठन भी जनहित याचिका दायर कर सकती है। लेकिन उसमें जनहित का मुद्दा हो। नेक्स्ट, न्यायालय लोकहितवाद के मामले में सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से हटकर कार्य कर सकती है। सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से हटकर कार्य कर सकती है। नेक्स्ट, न्यायालय जनहित याचिका के माध्यम से राज्य को निर्देश या आदेश देती है। परंतु आवश्यक हो तो
ये निजी संस्थाओं को भी आदेश जारी कर सकती है। यह निजी संस्थाओं को भी आदेश जारी कर सकती है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या कंडीशन है, कुछ नियम बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति तो जा ही सकता है, लेकिन पीड़ित व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी जो है ना, मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति तो जा ही सकता है, इसके अलावा जो है अन्य व्यक्ति संगठन या कोई संस्था ये भी जा सकता है। ठीक है, नियम क्या है, कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जा सकता है, लेकिन कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं भी जा रहा है तो ऐसे में अन्य व्यक्ति उसकी तरफ से जा सकता है, संगठन जा सकता है, संस्था जा सकता है। लेकिन ये है कि जो है ये जनहित का मुद्दा हो, मतलब ये एक व्यक्ति का मुद्दा ना हो बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों का मामला होना चाहिए। भले एक व्यक्ति प्रभावित हो, लेकिन एक से ज़्यादा व्यक्ति जो है इससे प्रभावित हो सकते हैं, ये आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है, जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आया, मान लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन आपको ये शौक दिखाना पड़ेगा कि इस कारण से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ और इसी कारण से मेरे जैसा 50 लोगों को रिजल्ट नहीं आया। समझ में? तो मेरा रिजल्ट नहीं आया, अगर लेके हम मामला जाएंगे तो मेरा बात हो जाएगा पर्सनल, लेकिन तो ऐसे मामले में क्या होगा, लेट होगा। लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, हमारे जैसा 50 लोगों का भी रिजल्ट नहीं हुआ। किस कारण? जो है इस कारण जो है कि नंबर जो है काट लिया गया या जो है पेपर लीक कर दिया गया, किसी मामले में लेके जाइए तो आप 50 लोगों को दिखा दिए कि हमारा तो नहीं आया, लेकिन हमारे जैसा 50 लोगों का भी नहीं आया, वो भी प्रभावित हुए, तो क्या हो गया, जनहित का बात हो गया। तो ये दर्शा दीजिएगा, तो जो है कोई भी व्यक्ति जो है इसमें मामला लेके जा सकता है। क्लियर? तो ये जनहित याचिका का हो गया। दूसरा है कि इसमें जो है ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी पहुंच पाता है तो जो है अगर वो पोस्ट कार्ड भी अगर देता है, पोस्ट कार्ड में भी वो मामला लिख के देता है, ठीक है, तो जो है ये जनहित याचिका के लिए काफ़ी है। कोई जरूरी नहीं कि वकील कीजिए और आप जो है दीजिए, आप जो है सिंपल सा है कि आप पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी आप दायर कर सकते हैं जनहित याचिका, घर में बैठे बैठे। आप तो व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो CJI हैं उन्होंने बोला चंद्रचूड़ कि भाई आप अगर आपको लगता है व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है ना। तब तो व्हाट्सएप, पोस्ट कार्ड पहले था, अब व्हाट्सएप भी है, ईमेल है ना, तो किसी भी माध्यम से जो है ईमेल से भी भेज सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं। क्लियर? तीसरा अगर पॉइंट देखें कि जो है इसमें क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, तो बोला गया कि जो है इसके अंतर्गत जो है बोला गया कि न्यायालय लोकहित के मामले, न्यायालय जो है अगर लोकहित का मामला आएगा, ठीक है, लोकहित का अगर मामला, लोकहित का कोई मामला आता है या मतलब जो है लोकहित का समझ रहे हैं ना, जो लोगों के हित से संबंधित मामला आता है, तो जो है जो न्यायिक प्रक्रिया है, जिसको बोलते हैं ना कि जुडिशियल जो है, जो प्रोसेसिंग है, उससे अलग हटकर भी कार्रवाई कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो जुडिशियल प्रोसेसिंग है उसी प्रोसेस को जो है वो माने। न्यायपालिका जो है उसके अलावा अलग प्रक्रिया भी जो है अपना सकती है। ठीक है, अलग प्रक्रिया भी जो है अपना कर जो है न्याय जो है प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये न्यायपालिका के ऊपर है कि एक तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप केस दायर करेंगे तो जो न्यायिक जो जुडिशियल प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस के माध्यम से जो है केसेस चलेगा आपका। लेकिन PIL में क्या है कि न्यायपालिका जो है एक अलग प्रोसेस भी अपना सकती है, ये न्यायपालिका के ऊपर में हो सकता है। आपको सुनवाई तुरंत कर दे लोकहित वाद में, तुरंत जो है आपके मामले को उठा ले और तुरंत निर्णय भी दे दे,
है ना। लेकिन प्रोसेसर में कि आपको नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट आना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी प्रोसेस अपना सकती है, वो उसके ऊपर है। उसके अलावा जो है इसमें है कि जो है ये स्टेट को तो जो है आदेश देती ही है, उसके अलावा स्टेट के अलावा जो है आवश्यक पड़ेगा तो ये प्राइवेट कंपनियों को भी जो है आदेश दे सकती है। ठीक है, तो निजी व्यक्तियों को या निजी कंपनियों को भी जो है ये आदेश या उसको भी जो है मामले में अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो है ये स्टेट के खिलाफ ही, सरकार को आदेश तो देगा ही। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी अगर चला जाता है और प्राइवेट कंपनी के खिलाफ अगर जनहित याचिका का मुद्दा हो तो प्राइवेट कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकता है या उसको आदेश दे सकता है। ठीक है, ये नियम जो है बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, क्या इस तरीके से जो है PIL लाया जाएगा। दूसरा पार्ट है एक, ये तो एक सामान्य नियम बनाई है। दूसरा जो है सुरक्षात्मक जो है उपबंध की है। दूसरा है सुरक्षात्मक उपबंध या नियम। सुरक्षात्मक जो है उपबंध और नियम इसने बनाया है, जैसे आरोप सिद्ध करने की जिम्मेदारी जो है याचिकावादी पर डाला गया। पहला जो है जो याचिकावादी है, समझ में, जो याचिका जो पिटिशनर है, जो पिटिशन डाला है ना, मान लीजिए कि किसी के तरफ से आपने डाल दिया तो आरोप सिद्ध करने का जो है आपके ऊपर है। आपको आरोप जो है सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि जो है ऐसे क्या होता है कि मतलब जो है पुलिस को आरोप सिद्ध करना पड़ता है, मर्डर कर दिए या कोई मामला हुआ तो पुलिस को सिद्ध करना पड़ता ना। लेकिन यहाँ पे अगर आपने डाला है PIL तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये मामला हुआ है, इस कारण से जो हमने इतना लोगों को प्रभावित किया गया है। ये है कि कोई भी मुँह उठा के आ जाता है PIL डालने के लिए, नाम कमाने के लिए। PIL डाले तो फेमस हो गया, सरकार के खिलाफ और फेमस हो गया। तो बहुत सारे वकील जो है फेमस होने के लिए उनका चल नहीं रहा है वकालत, तो PIL कुछ नहीं तो PIL डाल दीजिए, इसी बहाने केस तो मिलेगा, लोगों को नज़रों में आ जाएंगे, इसलिए डाल दिया जाता था। शुरुआत में खूब डाला गया, तो इसलिए बोला गया कि देखो भाई ऐसा है कि कोई भी मुंह उठा के चले जाते हो PIL डालने के लिए, और बाद में आरोप कुछ निकलता नहीं है, झूठ मूठ के बाद में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है ना। कंपनी के पास डालें, कंपनी काम को मान ली किसी के खिलाफ डालें, काम प्रभावित हुआ तो अगला जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो भाई कुछ ले दे के कर लो काम, तो ले दे के काम कर लिया, फिर केस विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ बोला गया नहीं, याचिकावादी जो भी याचिका डालेगा उसको आरोप सिद्ध करना पड़ेगा कि ये कार्य हुआ है। ठीक है, तो ये आरोप सिद्ध करना पड़ेगा। तो वादी पर जो है ये जिम्मेदारी जो है डाल दिया गया याचिकावादी पर कि आरोप सिद्ध करना उसका काम है। ठीक है, दूसरा है फर्जी। दूसरा है फर्जी जो है याचिका, फर्जी याचिका जिसे बोलते हैं ना कि गलत जो है याचिका PIL डाल दी है, किस लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए होता ना है कि गलत याचिका डाल दी है, अगला कंपनी जो है प्रभावित होगा, उससे अच्छा फिर बाद में बोले कि तुम क्यों डाले हो भाई, तो समझौता कर लेता है, बोला कि भाई ठीक है विड्रॉ करो अपना फर्जी जो डाले हो। तो कोई भी जो है काम करने वाला कंपनी जो है या कोई भी व्यक्ति नहीं फंसना चाहता कोर्ट वोट के चक्कर में, उससे बढ़िया बोले तुम कितना लो, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना प्रोजेक्ट है ले लो, ख़त्म कहानी, साइड में कर लिया, विड्रॉ करा लिया। तो कभी कभी होता है कि फर्जी जो है याचिका डाल दिया जाता है। तो फर्जी अगर याचिका जो है डाला जाता है, समझ में, फर्जी याचिका डाला जाता है तो ऐसी दशा में याचिकावादी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। फर्जी याचिका में किसको डाला जाएगा, याचिकावादी को, जो याचिका डाल रहा है, याचिका जो है वादी को जो है उत्तरदायी ठहराया जाएगा। उत्तरदायी जो है उत्तरदायी जो है ठहराया जाएगा। ठीक है, उत्तरदायी ठहराया जाएगा और क्षतिपूर्ति का मांग भी जो है किया जा सकता है। ठीक है, मतलब प्रभावित जो व्यक्ति है या संस्था है वो क्षतिपूर्ति मांग सकता है, कंपनसेशन। समझ में, मतलब आपने किसी को बदनाम करने के लिए याचिका डाल दिया, क्या सजा का नहीं, कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो सजा भी दिया जा सकता है।
अगर मान लीजिए आपको पैसा दिया गया कि 1 करोड़ रुपये आप दीजिए, उसका प्रतिष्ठा उसका खराब किए हैं, PL डाल दिए, आप किसी मंत्रालय के मंत्री के खिलाफ डाल दिए कि भाई वो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार किए, इससे जो है इतना लोगों को प्रभावित हो गए, और कल को भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाए आप, क्योंकि आपको साबित करना है, आप नहीं कर पाए, तो फिर अगला व्यक्ति का जो उसका जो पर्सनालिटी का जो है ह्रास हुआ, क्या जाएगा, तो फिर उसको कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ेगा। यही तो हुआ था ना, अरविंद केजरीवाल जो है याचिका डाल दिया गया था, अरविंद केजरीवाल जो है याचिका मतलब जो है ये किया गया था कि अरुण जेटली को जो है भ्रष्टाचारी बता दिया अरविंद केजरीवाल, बोला कि जो है भ्रष्टाचार किए हैं, और भ्रष्टाचार में जो है जो क्रिकेट स्टेडियम बना था दिल्ली में DDA का थ्रू, उसमें जो है वो DDA का अध्यक्ष थे, बोला कि उन्होंने भ्रष्टाचार करके जो है इसका स्टेडियम को जो है बनाने में जो है भ्रष्टाचार किए। तो इतना आहत हुए उसमें अरुण जेटली कि जो है केस ठोक दिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अब बोले कि भाई जो है मेरा जो है पर्सनालिटी जो अभी तक मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा था भ्रष्टाचार का, तो ये झूठा आरोप लगाकर जो है मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या किया जा रहा है, धूमिल किया जा रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो है धूमिल किया जा रहा है। ठीक है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने का मतलब हुआ कि जो है सिंपल सी बात है कि जो है मानहानि केस हो गया। तो कोर्ट ने माना कि हाँ सामाजिक प्रतिष्ठा जो है धूमिल किया गया है, भ्रष्टाचार का मामला था नहीं, साबित कर नहीं पाए, ऐसे ही जो आरोप लगा दिया जाता था। तो बोला कि 1 करोड़ रुपया दो क्षतिपूर्ति। 1 करोड़ रुपया कहाँ से देता है ना। तो अरुण जेटली खुद बोले थे कि या तो फिर वो क्षतिपूर्ति हमको दे, उनको पैसा से मतलब था नहीं, है ना, या तो क्षतिपूर्ति दे या तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे हमसे, है ना। तो जो है बाद में फिर माफ़ी मांगना पड़ा था केजरीवाल को, बाद में माफ़ी मांगा गया कि भाई हमसे मतलब गलती हो गया, जो आरोप लगाए तो गलत था। तो इसलिए जो है कि कोई किसी को इसी तरह से जो है किसी का साख बर्बाद ना कर दे, किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, कोई करेक्टर का आरोप लगा दे, कोई कुछ का आरोप लगा दे, उससे क्या होता है उसका सामाजिक प्रतिष्ठा जो बना बनाया होता है वो धूमिल होता है। लोगों को नज़रों में जो है वो क्या हो जाते हैं, गुनाहगार हो जाते हैं ना, लोग उसको भ्रष्टाचारी समझने लगते हैं। तो इसलिए जो है उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भंग होने के अगर उसको लगता है तो फिर वो केस भी डाल सकता है। तो PIL भी एक माध्यम है, किसी संस्था है, कोई समूह है, सरकार है या कोई भी है, किसी के खिलाफ डाल दिया जाता है। अब चूंकि उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं कि भाई जो आपने आरोप लगाया उसको प्रूव भी तो करना है, प्रूव आप कर नहीं पाए, नाम कमाने के लिए आपने डाल दिया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपको न्यायालय बोल सकता है कि भाई आपने प्रूव आप नहीं कर पाए, अगर अगला व्यक्ति क्षतिपूर्ति मांग लेता है तो आपको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, कंपनसेशन उस व्यक्ति को देना पड़ेगा। समझ में? ऐसा नहीं कि आप किसी को भी जो है किसी के खिलाफ जो है आप PIL जाके डाल दीजिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रूव करना तो आपका काम है ना, ये बोला भी गया है कि प्रूव करना होगा। ठीक है, तो एक नियम इसने बनाई है कि फर्जी याचिकाओं की दशा में जो है याचिकावादी को जो है उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उसे प्रभावित पक्ष के लिए क्षतिपूर्ति मांगी जा सकती है। क्लियर? तीसरा है न्यायालय, लिख लो उसमें न्यायालय लोक भावना से प्रेरित, हाँ तीसरा पॉइंट, न्यायालय लोक भावना से प्रेरित, यहाँ वाला ये वाला जो 2 बताया ना है यहाँ के बाद, ठीक है, न्यायालय लोक भावना से प्रेरित वकीलों से मिलकर एक इंक्वायरी कमेटी, जांच कमेटी नियुक्त कर सकती है। ठीक है, नियुक्त कर सकती है जो न्यायालय के समक्ष